स्वागतम दोस्तों, प्रशिक एंटरटेनमेंट एंड एजुकेयर में आपके चैनल में फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि प्रशिक एंटरटेनमेंट एजुकेयर का मेन मकसद है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको कुछ एजुकेशनल बातें भी बता दी जाए। इसलिए हम आज आपको स्पेशली खास करके विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स इस विषय पर जनजागृति अभियान अंतर्गत उनको उस सब्जेक्ट का ज्ञान हो, उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त हो, उस सब्जेक्ट से लगाव हो, और अगर कोई विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट से उस सब्जेक्ट को जानने के लिए, पढ़ने के लिए नाराज़गी दर्शाता हो तो दूर हो, या इस विषय में विद्यार्थियों को इंटरेस्ट पैदा हो, रुचि पैदा हो। इसलिए स्पेशल आज हमने इकोनॉमिक्स इस विषय पर स्पेशल लेक्चर का आयोजन किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आ जाएगा। हाय डियर स्टूडेंट्स, आज स्पेशली हम बात करेंगे एक अनोखे सब्जेक्ट के ऊपर जो बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली वो सब्जेक्ट आपके लिए 9, 10, 11, 12 और आगे भी है, लेकिन हम स्पेशली जो 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी हैं उनको इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। सब्जेक्ट जो आज का है वो है इकोनॉमिक्स। आप में से कुछ लोग जानते होंगे इकोनॉमिक्स मतलब क्या, जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र, बराबर? यस, आपको शायद ये पता भी होगा इकोनॉमिक्स एक साइंस। आपको ये पता होगा व्हाट इज साइंस। साइंस मीन्स पर्टिकुलर स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के ऊपर सिस्टमेटिक स्टडी करना, डीप स्टडी करना, उसके कॉज एंड इफेक्ट को ढूंढना और सोल्यूशन निकालना, उसको साइंस बोलते हैं, विज्ञान। आपको सबको पता है। एंड दिस विज्ञान, दिस साइंस इज डिवाइडेड टू पार्ट। वन इज ए सोशल साइंस, another is a natural science. Means science is again divided into two parts, social science and natural science. As the name indicate, social science मतलब समाजशास्त्र। आपको सब्जेक्ट भी होगा सोशल साइंस, समाजशास्त्र, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अभी आपका ये इकोनॉमिक्स है। एंड ये जो नेचुरल साइंस जो है, नेचुरल साइंस जो है, यहाँ पे इसमें आपको मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री एंड आपका जो केमिकल, जहाँ पे रसायन की बात आती है, यहाँ पे इक्वेशन की बात आती है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होते हैं। तो नेचुरल साइंस जो होता है वो यूनिवर्स से एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उसमें मैथ्स है और करेक्ट होता है, 100% करेक्ट होता है। सोशल साइंस जो होता है ये 100% करेक्ट नहीं होता, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। ये हर एक व्यक्ति के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है। दैट्स वाई तत्व अच्छे हैं, सोच अच्छी है, लेकिन एप्लीकेबल होना सबको पॉसिबल नहीं होता। दैट्स वाई सोशल साइंस जो होता है ये यूनिवर्सल 100% लागू नहीं होता, सही नहीं होता, मे भी होता है। वहाँ पे पॉसिबिलिटी सब जगह पे एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन जो नेचुरल साइंस है, बिकॉज ऑफ 100% एक्यूरेट, जैसे कि हम मैथ्स की बात करते हैं, 10 + 10 20 हो गए। आप घर जाके कीजिए, या कहीं चांद पे जाके कीजिए, या दोस्तों के साथ कीजिए, या कहीं और बड़ी ऊंची पर्वतों के ऊपर जाके कीजिए, पहाड़ के ऊपर जाके कीजिए, 10 + 10 20 हो गए।
तो ये नेचुरल साइंस मीन्स एक्यूरेट 100% सही है। तो इस तरह से साइंस 2 पार्ट में डिवाइड है और उसमें से एक पार्ट है सोशल साइंस है, एंड सोशल साइंस इकोनॉमिक्स से सोशल साइंस की ब्रांच है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी होता है, इसलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स इज ए साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। तो इस तरह से साइंस समझने के बाद हमें एक्यूरेट समझ में आ जाएगा, सही से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, एंड हमारा जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ये सोशल साइंस में आता है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर होता है और ह्यूमन बिहेवियर सब जगह पे सबका सही या सेम नहीं होता, तो बदलाव होता है। तो ये मेन बेसिक इसमें फर्क है। ओके, तो इस तरह से हम लोग हमारा जो इकोनॉमिक्स है उस सब्जेक्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं अपना। लेट्स सी, हम आगे जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम इंसान जो होते हैं, हमारी एक्टिविटी जो होती है, ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ये 2 तरीके की होती है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी? जो होती है उस एक्टिविटी को कहते हैं जिस एक्टिविटी के माध्यम से हम कुछ कमाते हैं। जैसे कि कोई बिजनेस करता है, कोई प्रोफेशन में है, कोई एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कोई कहाँ पे काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है तो उसके बदले उसको पैसा मिल रहा है, चाहे वो आपका वेजेस होगी या महीने की मिलने वाली सैलरी होगी, तनख्वाह मिलती है, मतलब आपके काम करने से कुछ पैसा मिलता है। उस एक्टिविटी को उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे हमने पहले बताया बिजनेस, कोई बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस कर रहा है मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, तो ये इसकी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन में है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, तो वो जो काम करते हैं उसके बदले उनको फीस मिलती है, तो प्रोफेशन है। तो ये सारी बातें होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी बात तो जो होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि ह्यूमन एक्टिविटी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो बात होती है कि जो काम तो करता है लेकिन उसके बदले पैसे की अपेक्षा नहीं करता, उसके बदले पैसे उसे मिलते नहीं है, उसको इनकम नहीं मिलता है, उसे कहते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि हम हमारे घर में काम करते हैं, या हमारी माँ हमारी सेवा करती है, हमारी सिस्टर हमारी सेवा करती है, हमारे भाई हमारी सेवा करते हैं, तो उसके बदले पैसे नहीं लेते। घर में माँ काम करती है तो उसके बदले पैसे नहीं लेती, इसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये लव एंड अफेक्शन है, या यूँ कहे ये हमारा फर्ज है, या हमें करना ही करना है। लेकिन अगर ये काम अगर हम कहीं बाहर जाके करते हैं, जैसे कोई अच्छा कुक है, शेफ है, आप शेफ कहते हैं उसको, तो अच्छा शेफ है, वो कहीं जाके काम करता है, कहीं जगह खाना बनाता है, तो उसके बदले पैसे लेता है। जब वो अपने घर में करता है तो वो हो गई उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि पैसे नहीं ले रहे हैं, उसका वहाँ से रिलेशन पैसे से नहीं है। लेकिन अगर वो काम बाहर करता है तो उसके बदले पैसे लेता है, तो हो गई उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। तो इकोनॉमिक्स समझने के बाद हम जो एक्टिविटी करते हैं, हम जो काम करते हैं, वो समझने के बाद लेट्स सी, हमने पहले बताया आपको कि बड़े इकोनॉमिस्ट होके गए जिनका नाम है डैनियल रॉबिन्स। तो रॉबिन जी ने बताया कि इकोनॉमिक ये साइंस है, इकोनॉमिक इज ए साइंस
वी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। क्या कर रहे हो? ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स, एंड्स एंड स्केर्स मीन्स, यहाँ पे दो बात आ रही है, एंड्स एंड स्केर्स मीन्स। एंड्स मतलब हमारी डिजायर, हमारी इच्छा। स्केर्स मीन्स मतलब इच्छा को पूरे करने के तरीके, मार्ग। वो स्केर है मतलब कम है। मतलब यूँ कहे कि हमारी डिजायर अगर, हमारी इच्छा अगर 100 बातें या 10 बातें पूरी करने की है, लेकिन इस पूरी करने के लिए जो सोर्स है, जो मार्ग है, वो पूरे नहीं है। 10 अगर आपकी 10 इच्छाएं हो तो हम एक समय में पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पूरे करने की जो मार्ग है, जो चांसेस है, वो कम है हमारे पास। 4-5 होगी, या हम एक समय पे एक ही डिजायर, हमारी एक ही इच्छा पूरी कर सकते। दैट्स वाई उसे कहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं है वो ज़्यादा है, उसको पूरे करने के मार्ग है वो कम है। तो वो क्या करता है? विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो उसको क्या करते हैं वो, चलो भाई अगर मेरे 10 डिज़ायर है तो चलो भाई हम ये महीने में 2 डिज़ायर पूरी करेंगे, अगले महीने में शायद और 2-3 डिज़ायर पूरी करेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है डिज़ायर, जो इच्छा, जो आकांक्षा, जो काम हमें इम्पोर्टेंट लगता है, उसको हम पहला प्राधान्य देते हैं, उसको पूरा करते हैं, और बाद में हम दूसरी डिज़ायर, दूसरी इच्छा, दूसरी मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस तरह से ये जो तालमेल है, ये जो इंसान उसकी अपेक्षा को पूरा करने का जो काम करता है, तो ये जो इस सारे बातों को इकोनॉमिक्स कहते हैं। दैट्स व्हाई लर्नर रॉबिन्स कहते हैं इकोनॉमिक्स इज साइंस स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स इन व्हिच आर अल्टरनेटिव यूजेस। तो इस तरह से ये सारी की सारी बातें होती है। तो इकोनॉमिक्स को हम समझने के लिए थोड़ा सा आगे जाएंगे। जैसे कि एक मैनेजमेंट है, चाहे वो व्यक्ति का हो या फैमिली का हो। सो मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली फाइनेंसेस इज ए मेन रिलेटेड बिटवीन, या वी कैन से दैट मेन रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दैट इज, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे कि हम लोग इनकम करते हैं, मतलब हम कुछ अर्न करते हैं, तो हम अर्न करते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं। क्योंकि हम अर्न करना एक बात है, उसको खर्चा करना अलग बात है। अर्न करेंगे तो उसको हम जमा करके नहीं रखते हैं, जीने के लिए या हमें कुछ चाहिए वो पाने के लिए हमें उसको खर्चा करना पड़ता है। यह बात और है कि कुछ लोग सारे के सारी इनकम अपनी एक्सपेंडिचर में इन्वॉल्व करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। कुछ लोग उस इनकम में से कुछ पार्ट सेविंग करते हैं और बाकी का पार्ट खर्चा करते हैं। लेकिन इन शॉर्ट इस तरह से ये इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इसमें इनकम है एंड एक्सपेंडिचर है। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इससे ही इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है एक्चुअली। इसे, इस तंत्र को ही, इस बात को ही, इस पूरे प्रोसेस को ही हम समझने के लिए कहेंगे इकोनॉमिक्स। मतलब यही है, यहाँ पे हमारे अर्थ पैसा, अर्थ मतलब पैसा। तो अर्थ का ये रिलेशन है, अर्थ आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, तो ये आगे की बात है। लेकिन हम लोग ऐसे ही करते हैं, महीने भर काम करते हैं, कुछ लोग हफ्ते भर काम करते हैं, कुछ लोग कुछ दिन काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, इनकम आते हैं, और बाद में उसको खर्चा करते हैं। तो एक्चुअली ये जो इकोनॉमिक्स है, अगर इसको हम और डीपली स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि द वर्ड इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो ग्रीक वर्ड इकोनॉमिक्स का, जैसे उसको बोलते हैं ओइकोनॉमी, तो ओइकोनॉमिया ये ग्रीक वर्ड है। ओइकोनॉमिया इस वर्ड से ही, ग्रीक वर्ड से ही इकोनॉमिक्स से वर्ड आ गया है। इसका मतलब क्या, फैमिली मैनेजमेंट। तो जो ग्रीक वर्ड था ओइकोनॉमिया, इस वर्ड का एक्चुअली मतलब था फैमिली मैनेजमेंट। सो देयर इज ए लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन फैमिली मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स हम क्या करते हैं, पैसा आता है और पैसा खर्च होता है, तो पैसे का हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। जिस तरह से फैमिली में हम लोग घर चलाने के लिए
फैमिली मैनेजमेंट करते हैं। घर चलाना है, खर्चा है, लाइट का बिल है, बिजली के साथ साथ हमें राशन लगता है, दवाइयाँ, कहीं आना जाना, कपड़े लेते, बहुत सी बातें ऐसी होती है कि जो हमें खर्चे करने जरूरी होती है। तो उस सारे बातों का हम मैनेजमेंट करते हैं, वो फैमिली मैनेजमेंट होता है। वो कैसे होता है? डेफिनेटली वो पैसे से होता है। तो इतना इम्पोर्टेंट ये जो है, ये आपका इम्पोर्टेंट काम करता है। इसके बाद हम आगे जाएंगे कि ये जो फैमिली का फाइनेंस है, ये फैमिली का फाइनेंस जिस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं, मतलब मैनेजमेंट है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बराबर। तो ये जो फैमिली का मैनेजमेंट है, उसी तरह से हमारे एरिया का मैनेजमेंट है, शहर का मैनेजमेंट है, विलेज का मैनेजमेंट है, या सिटी का मैनेजमेंट है, या यूँ कहें कि स्टेट का मैनेजमेंट है, या कंट्री का मैनेजमेंट है। एंड वर्ल्ड आल्सो नीड टू हैव दिस इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो जिस तरह से हमारे घर का मैनेजमेंट है, उस तरह से सबको इस तरह का मैनेजमेंट करना पड़ता है। इन शॉर्ट कहने की बात क्या है, इस तरह से इकोनॉमिक्स मतलब है इस तरह से आपका फैमिली का या फाइनेंस का मैनेजमेंट है, या हम ये कहेंगे फैमिली में या वर्ल्ड में जो फाइनेंस का मैनेजमेंट है, उसे हम समझने के लिए इकोनॉमिक्स कहेंगे, क्योंकि वही है और कुछ नहीं। Geographically speaking, the enterprise is related to the production, distribution and consumption of goods and services in a specific region is called an economy. तो ये सारा का सारा जो हम लोग इसको कहेंगे, ये सारी बातें हैं, या ये सारा प्रपंच है, हाँ ये सही रहेगा। इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जिससे हम जीते हैं, जिससे हम अपना खर्चा चलाते हैं, जिससे हम हमारा लाइफ स्टाइल कंटिन्यू करते हैं। तो ये इकोनॉमी है। तो एक्चुअली हम जब वर्ल्ड की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, तो डेफिनेटली ऑन ए ग्लोबल लेवल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। 3 तरह की इकोनॉमीज हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी है। जैसे जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करेंगे, वैसे वैसे आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर भी समझने के लिए हम समझेंगे कैपिटलिस्ट नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे धन्ना स्टेटों के हाथों में इकोनॉमी आ जाती है। मतलब यूँ कहे कि इस पे ज़्यादा कब्जा या ज़्यादा अधिकार जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, या यूँ कहें कि जो प्राइवेट प्लेयर है, उनका होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, वहाँ पे ज़्यादा का ज़्यादा, पूरा का पूरा यूँ कहे या मैक्सिमम हम कहे, जो अधिकार होता है या जो बिजनेस होता है या जो व्यवस्था होती है, ये गवर्नमेंट के या यूँ कहें हम पब्लिक सेक्टर के हाथों में होती है। तो समझने के लिए हम ये कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब प्राइवेट लोगों के हाथों में इकोनॉमी होती है, वो चलाते ज़्यादा करके, उनका कब्जा होता है। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, तो वहाँ पे जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक कंपनी है, जो गवर्नमेंट है, वो चलाते हैं इकोनॉमिक्स। एंड तीसरी जो है वो मिक्स इकोनॉमी। यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी ये दोनों भी साथ में रहते हैं। तो हमारे देश में जो इकोनॉमी है, अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मिक्स इकोनॉमी है, जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी काम कर रही है और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी काम कर रही है। कुछ साल पहले हमारे देश में मैक्सिमम जो था वो पार्ट था आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी का, लेकिन अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है और जो पब्लिक कंपनियाँ हैं वो पब्लिक कंपनी से अभी कम होती जा रही है, उसका रूपांतरण प्राइवेट में होते जा रहा है।
सो डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन बढ़ते जा रहा है, कैपिटलिज्म बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से बड़े बड़े देश, कुछ देश कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जैसे अमेरिका है, कुछ देश सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे चाइना है, रशिया है, एंड कुछ देश है वो इंडिया जैसे है वो मिक्स इकोनॉमी है। ओके, तो इस तरह से इकोनॉमिक्स मतलब क्या समझने के बाद पूरा वर्ल्ड किस तरह से इकोनॉमी को जी रहा है, उसने किस तरह की इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया है, ये समझने के बाद थोड़ा सा हम और आगे जाएंगे। जैसे कि आप में से कुछ बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी इसका थोड़ा बहुत स्टडी 9th में किया होगा, तो 10th में भी इसके आगे का पार्ट है, जैसे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या ये कहें कि हम कि जो वो इकोनॉमी है उस कंट्री की, मतलब एन इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट इन द कंट्री। तो अब जैसे हमने अभी देखा कि 3 तरीके की ये इकोनॉमी में डिवाइड हुआ है, तो जो देश जिस टाइप्स को अडॉप्ट करता है वो देश की वो इकोनॉमी हो गई। जैसे कि हमने देखा कि कुछ देश मिक्स इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो देश की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी हो गई, बराबर ना। कोई प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है तो कैपिटलिस्ट हो गया, कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है तो डेफिनेटली वो हमारा सोशलिस्ट हो गया। तो एन इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट इन कंट्री। तो लाइक द इंडियन इकोनॉमी, द ब्राजीलियन इकोनॉमी इज ऑल्सो मिक्स इकोनॉमी। जैसे हमने पहले कहा आपको कि आपको स्पेशली 10th स्टैंडर्ड में ये बातें ज़्यादा समझ में आ जाएगी। सो वी कैन से दैट द बोथ द इंडियन एंड ब्राजीलियन इकोनॉमी आर डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो डेफिनेटली ये जो कंट्रीज है ये डेवलपिंग इकोनॉमीज में आती है। सो इस तरह से दिस कंट्रीज आर प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। तो इस तरह से ये जो जिस तरह से हमारा देश या कोई भी देश इकोनॉमी स्वीकार करता है उस तरह से वो डेफिनेटली तरक्की करता है। तो जैसे हमने पहले बताया कि एन इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट इन द कंट्री। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा और जाएंगे तो पता चलेगा हमें कि 3 तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है एंड आपकी टर्शियरी एक्टिविटी। तो डेफिनेटली सबसे पुरानी है, एज ए नेम इंडिकेट, नाम से पता चलता है कि प्राइमरी। तो प्राइमरी जो एक्टिविटीज होती है उसमें आपके एग्रीकल्चर आ जाते हैं, उसमें आपकी फॉरेस्ट्री आती है, फिशिंग आता है, आपका माइनिंग आता है, एंड साथ में एक्सट्रैक्टिंग ऑफ ऑयल एंड गैसेस वगैरह। मतलब पुराने हजारों साल से बहुत से देश, सिर्फ अपना नहीं, बहुत से देश इस प्राइमरी सेक्टर से, प्राइमरी एक्टिविटी से गुजर रहा है। उसके बाद जो डेवलपमेंट की स्टेज आती है वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टील होगा, वीविंग क्लॉथ होगा आपका, या आपके ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन हो गए, या प्रोड्यूसिंग ब्लेड्स ऑफ क्लॉ होगा, या ज्वेलरी मेकिंग हुई, या कोई मैन्युफैक्चरिंग शुगर्स फ्रॉम शुगर केन। मतलब शुगर केन का अगर हम लोग देखेंगे तो शुगर केन हम लोग प्राइमरी सेक्टर में आता है, लेकिन शुगर केन को हम लोग मैन्युफैक्चर करके उसका शुगर बनाते हैं तो डेफिनेटली वो सेकेंडरी में आता है। तो इस तरह से प्राइमरी से सेकेंडरी ये एडवांस स्टेज है। एंड नाउ डेज बहुत से देशों में जो तीसरी स्टेप है, तीसरी एक्टिविटी है, वो डेफिनेटली टर्शियरी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी बताती है कि आपका देश कौन से पायदान पे है, या कहाँ तक पहुँचा, या कहाँ जा रहा है, या किस मुकाम पे है। जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज आती है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, आपकी कंस्ट्रक्शन होगा, टीचिंग होगी, टूरिज्म होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा। तो डेफिनेटली आप सब जानते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, हम लोग आपके सबके चाहिए थे मोबाइल के एग्जाम्पल लें।
आज हमारा देश इस कम्युनिकेशन के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। ये भी एक माध्यम है, ये भी एक साइन है, ये भी दिशा दर्शक दिखाता है आपको कि हम उस मुकाम तक है। आज 4G चल रहा है, आज 5G की बात हो रही है, शायद वो अगले साल आ भी जाएगा 5G। एडवांस जो देश है, जो जापान जैसे कंट्री है, चाइना है या और कोई बड़ी बड़ी कंट्री है, तो वहाँ पे डेफिनेटली हाई स्पीड चल रहा है। तो कहने के बाद क्या है कि मैंने पहले ही बताया, हम लोग पहले कुछ लोग जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड 3 डिवाइड कंट्रीज में है। एक है डेवलप कंट्री, दूसरी डेवलपिंग कंट्री और तीसरी है अंडर डेवलप कंट्री। तो डेफिनेटली सबसे गरीब जो देश होते हैं बेचारे वो अंडर डेवलप कंट्री में आते हैं। हमारे जैसा देश है जो डेवलपिंग कर रहा है, जो डेवलपिंग कंट्री में आता है, डेवलपिंग नेशन में आता है। तो तीसरा जो है, जैसे बड़े बड़े देश में पहले बताया कि जापान होगा, अमेरिका होगा, ये जो देश है ये डेवलप है, तो ये डेवलप कंट्री में है। इस तरह से पूरा वर्ल्ड जो है 3 कंट्री में, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस तरह से ये मुझे देख रहे हैं कि 3 तरह के ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है। और अपना जो देश है ये इन एक्टिविटीज से गुजर रहा है। कुछ एक्टिविटी में स्टेबल है और कुछ एक्टिविटी में तरक्की कर रहा है। तो इस तरह से ये समझने के बाद हम थोड़ा और आगे जाएंगे। हम बातें कर रहे हैं ट्रेड्स की, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको समझने के लिए हम लोग ट्रेड को और समझने की कोशिश करें। तो ट्रेड मतलब क्या? तो ट्रेड ये एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। यहाँ पे बायर्स बाय द गुड्स एंड सेलर्स सेल द गुड्स। दिस इज कॉल्ड ट्रेड। 2 पर्सन होते हैं। आप जानते हैं कि आप जाते हैं कुछ लेने के लिए, तो आप बन गए बायर, वो बेचने वाला हो गया सेलर, बराबर। तो ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप लेने वाले हो, देने वाला है। आप पैसे दे रहे हैं, उससे एक्सचेंज में वो चीज़ ले रहे हैं, मतलब वो चीज़ बेच रहे हैं तो आपसे पैसे ले रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। कहाँ लागू नहीं भाई? इकोनॉमिक एक्टिविटी सब जगह पे लागू है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम जानते नहीं, हम डरते हैं, भागते वो इकोनॉमिक्स। कुछ लोग सचमुच डरते हैं, कुछ लोग को सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, और कुछ लोग बोलते हैं चलो जान ले भाई क्या है इस सब्जेक्ट में, और वो आते, पढ़ते, समझते। एक बार समझ में आया, दूसरी बार पढ़ते, तीसरी बार पढ़ते, बार बार पढ़ते, तब समझ में आ जाए थोड़ा 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 थोड़ा। और लगता है तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो समझ में आ जाता है क्या है इकोनॉमिक्स। तो पता चल रहा है तो मेरा सब्जेक्ट है। सुबह उठने से रात को सोने तक मैं दिन भर जो एक्टिविटी करता हूँ, उसमें से बहुत सी एक्टिविटी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अरे बाप रे, मुझे पता नहीं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है लेकिन कम है शायद, लेकिन पता चलता है कि ज़्यादा तो मेरी पैसे का व्यवहार कर रहा हूँ, लेने देने की बात कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इतना सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तो ये बात उसको बाद में पता चलती है। तो इस तरह से ट्रेड में अगर हम समझेंगे तो ट्रेड इज डिवाइडेड अगेन 2 पार्ट, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इसको बोलते हैं नेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। उसको अगर अनदर वर्ड में बोलेंगे तो हम बोलेंगे होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, घर का ट्रेड, बाहर का ट्रेड। तो होम ट्रेड जो होता है मतलब उसको बोलते हैं नेशनल ट्रेड। नेशनल ट्रेड अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब बड़े पैमाने पे, रिटेल ट्रेड मतलब अपने आजू बाजू में जो छोटे छोटे दुकान होते हैं वो रिटेलर होते हैं। मतलब रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से चीज लाता है, बराबर, और हमें बेचता है। होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से चीज बड़े पैमाने पे लाता है, या प्रोड्यूसर से बड़े पैमाने पे लाता है, होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर लोग को थोड़े थोड़े पार्ट में बेचता है। तो इन शॉर्ट हमारे इंडिया में, हमारे देश में या सब जगह पे बेसिकली 2 तरीके के ट्रेड होते हैं। एक होता है होलसेल ट्रेड, दूसरा होता है रिटेल ट्रेड। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर कैन नॉट सेल डायरेक्टली, कोई तो मिडलमैन चाहिए ना, समय तो चाहिए थोड़ा।
देखिए माल वहाँ से आता है तो यहाँ पे बनकर आता है, तो यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई तो जगह चाहिए, कोई तो डिस्ट्रीब्यूट चाहिए। तो ये स्टेप्स है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस गुड्स और मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सेल टू द होलसेलर, होलसेलर सेल टू द रिटेलर, रिटेलर सेल टू द फाइनल कंज्यूमर, आप और हम फाइनल कंज्यूमर। तो इस तरह से ट्रेड इज डिवाइडेड टू पार्ट, इंटरनल ट्रेड उसको बोलते हैं होम ट्रेड, और दूसरा है जो है वो एक्सटर्नल ट्रेड, उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में 3 पार्ट आते हैं, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड क्या है? हम कोई दूसरे देश से कोई चीज़ लाते हैं, बोलते हैं इम्पोर्टेड घड़ी है मेरी, बोलते हैं ना मेरी घड़ी इम्पोर्टेड है, मेरा मोबाइल इम्पोर्टेड है, इधर का नहीं है, बाहर से लाया मैंने, ये जापान का लाया है, ये अमेरिका से लाया है, या कोई चाइना से लाया है, या कहीं और से लाया है, बाहर से लाया है। इन शॉर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब हमारा माल दूसरे देश में बेचना, एक्सपोर्ट करना। जैसे कि हमारे देश में लेदर इंडस्ट्री है, हमारे देश में बड़े बड़े ऐसे चीज़ है जो हम बाहर के देश में बेचते हैं। हम लोग बेचते हैं मतलब क्या करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो वी आर एक्सपोर्टर। तो कुछ चीज़ हमारे पास नहीं है वो हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे पास ज़्यादा है हम लोग इसमें एक्सपर्ट है वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। क्या बात है, जो एक्सपर्ट है वो एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। या जो चीज़ एक्सपर्ट है या जो प्रोडक्ट अच्छा है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। एंड इंटरपोर्ट ट्रेड वो होता है जो हम इंपोर्ट करते हैं, उस पर कोई प्रोसेस होती है और वो हम वापस किसी और दूसरे देश को बेचते हैं, उसे कहते हैं इंटरपोर्ट। मतलब बी परचेस गुड्स फ्रॉम ए, मतलब बी ये देश है, बी परचेस गुड्स फ्रॉम ए, वी कैन से अनदर वर्ड, बी import goods from A and again same goods sell to C या sell to या export to C country। तो इस तरह से B ने A से import किया और वही माल को कुछ प्रोसेस करने के बाद या जो भी करे उस पर फाइनल करके उसको हमने क्या कर दिया, वो माल को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो इंटरपोर्ट ट्रेड में इंपोर्ट भी इन्वॉल्व है और एक्सपोर्ट भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिलके इंटरपोर्ट ट्रेड ये बनता है। तो इस तरह बेसिकली ट्रेड अगेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो इस तरह से ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। डेफिनेटली ये ट्रेड जो है वो भी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड है। तो इस तरह से डिमांड सप्लाई फिर प्राइस ये सब बातें वहाँ पे आ जाती है। तो ये सारी बातें हम लोग हमारे पढ़ाई में सीखते हैं। तो इन शॉर्ट जब हम 8वीं 9वीं 10वीं का पढ़ाई करते, 9वीं 10वीं 11वीं का पढ़ाई करते तो सारी बातें आ जाती है। बहुत से लोगों को ये बातें जल्दी समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब समझ आ जाती है तो बहुत मज़ा आता है। जब हम इकोनॉमिक्स की आगे पढ़ाई की बात करते हैं तो पता चलता है हमें कि इकोनॉमिक्स में स्पेशली हम लोग 2 बातों का जिक्र करते हैं, 2 बातों में पढ़ाई होती है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे नेम इंडिकेट, नाम से पता चलता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्मॉल, वेरी स्मॉल, एंड मैक्रो मतलब लार्ज, बड़ा। आपने बहुत बार शब्द सुना भी होगा माइक्रो, मोबाइल में आपने माइक्रो चिप होती है ना, या बोलते हैं माइक्रो है, या कोई बड़ा आदमी होता है मैक्रो मैन, छोटा है माइक्रो मैन। तो हम जब पढ़ाई करते हैं इकोनॉमिक्स की छोटे पैमाने पर डीपली पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई को बोलते हैं माइक्रो स्टडी, सूक्ष्म, बहुत ही बारीक बारीक पढ़ाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे जैसे कोई फैमिली की हम स्टडी करते हैं, फैमिली की इनकम की या फैमिली के एक्सपेंडिचर की, या फैमिली की पूरी स्टडी करते हैं, फैमिली में कितने काम करने वाले हैं, छोटे बच्चे कितने, बड़े बच्चे कितने, कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फैमिली का हम चर्चा कर रहे हैं, फैमिली के मेंबर की हम बात कर रहे हैं, तो हम मेंबर की बारीक पढ़ाई कर रहे हैं। तो छोटे पैमाने पे हम लोग बात कर रहे हैं उसके एम्प्लॉयमेंट की या उसके इनकम की या उसके एक्सपेंडिचर की। लेकिन जब
ये मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, या जो इनकम की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर की बात करें, या एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर ये बात हम पूरे देश के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं, तो हो जाती है मैक्रो स्टडी। इन शॉर्ट, माइक्रो मतलब छोटे पैमाने पर स्टडी करना, और मैक्रो मतलब बड़े पैमाने पर स्टडी करना, पूरे देश की स्टडी करना, पूरे देश का इनकम, फैमिली इनकम नहीं, नेशनल इनकम पढ़ाई करना। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा जंगल है, तो जंगल में से एक झाड़ की पढ़ाई करना मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटे छोटे झाड़ की, एक झाड़ की पढ़ाई करना। और पूरे जंगल की पढ़ाई करना मतलब उसमें सारे जंगल आ गए, पूरे झाड़ आ गए, तो सारे जंगल की पढ़ाई करना मतलब आपका मैक्रो। इस तरह से इकोनॉमिक्स को समझने के लिए इकोनॉमिक्स ने दो पार्ट किए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि पढ़ाई बढ़ रही है ना आगे। छोटे पैमाने में पढ़ाई करने के बाद ही बड़े पैमाने में जाएंगे ना पढ़ाई करने, या छोटे पैमाने में पढ़ाई समझ में आ गए तो हम बड़े पैमाने में समझ में आएंगे ना कि आगे क्या है। तो इस तरह से पहला बारीकी से पढ़ाई करते हैं माइक्रो के ऊपर, बाद में बात आती है मैक्रो के ऊपर। तो इस तरह से पढ़ाई करते करते समय हमें, जब हम लोग जब 11वीं-12वीं में जाते हैं, तो 11वीं-12वीं में हमें कुछ और कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे कि वांट्स है। जब मैंने पहले बताया था वांट्स शब्द आया था, वांट्स मतलब डिजायर, इच्छा, कुछ खरीदी करने की ताकत, तो वांट्स है। तो उस वांट्स के बारे में फिर हमें स्टडी करनी मिलती है इकोनॉमिक्स में। तो वांट्स से आगे क्या होता है, जब इच्छा बढ़ जाती है तो इंसान पूरी करने के लिए फिर डेफिनेटली कितना प्राइस वो देता है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो डिमांड, सप्लाई, ये सब बातें, प्राइस, ये सब बातें वहाँ पे आ जाती है। सुना होगा हमने गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेडिंग में एक्टिविटी आ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो गुड्स मतलब क्या, सर्विसेज मतलब क्या, गुड्स के प्रकार क्या होते हैं, सर्विसेज के प्रकार क्या होते हैं, ये हम लोग इसमें देखते हैं, सब्जेक्ट में देखते हैं। साथ में हम लोग देखते हैं यूटिलिटी मतलब क्या। डेफिनेटली यूटिलिटी मतलब कोई चीज़ की उपयोगिता। कोई बिजनेस में कोई चीज़ बना रहा है और वो फैमिली, वो बिजनेस जो कर रहा है वो लोगों के फैमिली में उपयोग में ना आ रहा है, या लोगों को वो रास नहीं आ रहा है, लोगों के फ़ायदे में नहीं हो रहा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं, उपयोग नहीं हो रहा है लोगों को, तो लोग क्यों लेंगे। तो डेफिनेटली वहाँ पे उसका मार्केट डाउन हो जाएगा, मार्केट डाउन होगा, प्राइस डाउन होगी, तो डिमांड कम हो गया, डिमांड कम होगा, सप्लाई कम होगा, प्राइस कम हो जाएगी। तो ये सारे का सारा जो माजरा है वो आपकी यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड है। तो यूटिलिटी समझने के बाद डेफिनेटली वैल्यू क्या है, वैल्यू समझ में आ जाती है, वो वैल्यू भी समझ में आ जाता है वहाँ पर। देन जैसे पहले बताया मैंने आपको कि डिमांड है तो सप्लाई है, डिमांड है तो सप्लाई कहाँ से करेंगे। तो सप्लाई किया, डिमांड है तो मतलब जो प्राइस है उससे आधा दाम में बेचना पड़ेगा, बेच डालो भाई, लॉस तो कवर करो। तो डिमांड एंड सप्लाई ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है और दोनों को बैलेंस में रखता है, दोनों स्पीड पेंट है, वो है प्राइस। तो ये सारी की सारी बातें आपको, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जैसे गुड्स है, सर्विसेज है, यूटिलिटी है, वैल्यू है, वांट्स है, डिमांड है, सप्लाई, ये सारी बातें आपको जब आप पढ़ाई करते हैं इसका तो और बढ़िया समझ में आ जाती है। साथ ही फिर वेल्थ है, वेल्थ मतलब क्या, वेल्थ के टाइप्स क्या है वो समझ में आ जाती है। पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, एक्सचेंज क्या होते हैं, कंजम्पशन क्या होते हैं। तो ये सारे के सारे बातें जो है वो आपको जब हम पढ़ाई करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो ये सब हमें सीखने मिलती है। जैसे हमने बात की अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पे बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स के माध्यम से प्रोडक्शन होता है, इसको बोलता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लैंड है, जमीन तो चाहिए, जमीन नहीं रहेगी तो कहाँ काम करेगा। तो लैंड है तो लेबर है, मतलब मजदूर चाहिए काम करने के लिए, वर्कर चाहिए। कैपिटल, पैसा जरूरी है, पैसे में तो मनी है तो हनी है, पैसा चाहिए ना बिजनेस पे इन्वेस्ट करने के लिए, कैपिटल लाने के लिए, तो कैपिटल जरूरी है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, बाद में एंटरप्रेन्योर, तो इनको चलाने के लिए कोई तो बंदा चाहिए, कोई तो व्यक्ति चाहिए, कोई तो बिजनेसमैन चाहिए। अच्छा चलो ये आ गए, तो इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, लैंड है तो लैंड को क्या मिलना चाहिए, रेंट, भाड़ा, कोई फोकट थोड़ी देगा, बराबर, जगह का भाड़ा लगेगा, तो लैंड के बदले रेंट देना है। लेबर को वेजेस देना है, पैसा लिया, कैपिटल लिया,
तो कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देना है, और एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, तो वो क्या चाहेगा, मुनाफा, प्रॉफिट देना। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों को 4 चीज़ मिलनी चाहिए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इस तरीके से और पढ़ाई हमें इस सब्जेक्ट में करनी मिलती है। तो पता चलता है कि भाई सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सेविंग के प्रकार क्या होते हैं, बैंक के प्रकार क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ट्रेड साइकिल क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, सबसे खास बात है। इसमें पहले बताया कि हम माइक्रो का पढ़ाई कर रहे हैं, पहला घर का पढ़ाई कर रहे हैं, फैमिली का पढ़ाई कर रहे हैं, बराबर। अब बड़े पैमाने का काम कर रहे हैं, मतलब नेशनल का काम कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं, देश की पढ़ाई कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल ग्रोथ किसे कहते हैं। नेशनल ग्रोथ होने के बाद बहुत बड़ी स्टेज है, आगे की स्टेज है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, तो वो हमें समझ में आ जाती है। तो ये सारी की सारी बातें जब हम पढ़ाई करते हैं तब पता चलता है कि इसमें मनी बहुत अहम भूमिका अदा करता है। पैसा हमने पहले बताया, मार्केट के टाइप से जब हम ट्रेड का अभ्यास करते हैं, जब हम ट्रेड की पढ़ाई करते हैं तो मार्केट भी आ जाता है, डिफरेंट टाइप्स के मार्केट से, जैसे मोनोपोली मार्केट है, ऐसे अनेक प्रकार के मार्केट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं। बाद में जैसे ट्रेड की हम पढ़ाई करते तब आज के ज़माने में नया सिलेबस है, वहाँ पे उन्होंने फॉरेन ट्रेड के लिए ज़्यादा ध्यान भी दिया है इस बार। तो फॉरेन ट्रेड का भी यहाँ पे हम लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड में। ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते करते हमें साथ में उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड पार्टीशन वैल्यूज एंड इंडेक्स नंबर्स का भी पार्ट डाल दिया। अब कुछ बच्चे हैं वो बोलेंगे सर ये तो हमारे मैथ्स में आता है, स्टैटिस्टिक में आता है, तो इकोनॉमिक्स में कैसे आ गया। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का हो या पार्टीशन वैल्यूज एंड इंडेक्स नंबर, ये जो पार्ट है, पार्टीशन वैल्यूज एंड इंडेक्स नंबर का हो या आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का हो, ये तो पार्ट मैथ्स में या स्टेट में आता है। तो स्टेट और स्टैटिस्टिक और मैथ्स का संबंध क्या है इससे, तो बहुत बड़ा संबंध है। जैसे कि हम लोग ग्राफ निकालते हैं, ग्राफ दिखाने से पता चलता है कि आपकी डेवलपमेंट कितनी हुई है, नहीं हुई तो कहाँ तक हुई है, ग्रोथ हुआ है नहीं हुआ है, या गिरा है। तो इसलिए ग्राफ जैसा इम्पोर्टेंट है वैसा आपको मैथमेटिकली कुछ बातें, कुछ इक्वेशन बताना या कुछ कैलकुलेशन करके समझाना, इसके लिए मैथ्स का ये पार्ट थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में आता है। इसको हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसको समझने के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला ये पार्ट है। तो इस तरह से 11 से लेकर 12वीं तक ये एक पार्ट आपके कॉलेज का है, और 9वीं से लेकर 10वीं तक, मतलब 9वीं 10वीं आपको जो इकोनॉमिक्स है वो आपको 11वीं और 12वीं को बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इस तरह से स्पेशली 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं विद्यार्थियों को सामने रखते हुए, उनका सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, उनके सिलेबस को हमें समझने में आसानी हो, बच्चों को, आपको वो सब्जेक्ट थोड़ा बहुत, मैं पुराने कहूँगा लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, इस सिलेबस का उद्देश्य क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, ये कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये कितना आवश्यक सब्जेक्ट है, ये हमारे काम का है, भविष्य में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है हमें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये आज का ये स्पेशल सब्जेक्ट का सेशन आपके लिए लिया है। तो इसमें बहुत से इकोनॉमिस्ट होके गए, जैसे कि अपने देश में कौटिल्य लेके गए, बहुत पुराने एडम स्मिथ है, या डेविड रिकार्डो है, या जॉन मिल है, या आपके अल्फ्रेड मार्शल जी है, या अपने इंडिया के और आज के ज़माने में हम देखेंगे तो अमर्त्य सेन जी है, उनसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने देश के बड़े इकोनॉमिस्ट होके गए। तो इन सारे लोगों ने अर्थशास्त्र के ऊपर लोगों को इस सब्जेक्ट का महत्व समझने का काम किया, उसके ऊपर बात करने की कोशिश की, लोग इस सब्जेक्ट को समझें और जाने कि भाई ये सब्जेक्ट का वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है,
ये सब्जेक्ट हमारे लाइफ में, हमारे फैमिली में कितना महत्व है, इस सब्जेक्ट को समझना हमारे देश की उन्नति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा बहुत समझ में आया हो ऐसी अपेक्षा करते हुए आप इस सब्जेक्ट में आगे जाएं। हमने तो कोशिश की है आपको पूरे इस इकोनॉमिक्स के समुद्र से कुछ बूंदे आपको देने की। ये सब्जेक्ट आपको और अच्छा समझ में आ जाए, इसलिए आप खुद कोशिश करें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू, आपने अपना समय दिया, इसको समझ लिया। हम आशा करते हैं कि आज का सेशन, ये लेक्चर आपको फ़ायदेमंद साबित होगा एंड आपको डेफिनेटली आगे काम आएगा। आपके एटलीस्ट आपके एकेडमिक ईयर में तो ये आपके ज़रूर काम आएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सी यू, बाय, गुड डे, धन्यवाद।